प्रिय छात्रों और दर्शकों, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मैं शिव कुमार गुप्ता सर जी, स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर मंगल बाजार बस्ती, आप सभी को ने सब्सक्राइब भी किया है। मेरा एक वीडियो बहुत पहले डाला गया था और मैंने उस वीडियो को डाला था इसीलिए कि मैं आपके समक्ष जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास बुद्धि है, विवेक है, जो मैं अपने क्लास में आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वो कुछ मैं ऑनलाइन भी दे सकूँ, जिसका वो आपको जो है कुछ लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से मैंने एक चैनल को शुरू भी किया था और दुर्भाग्य ये रहा कि अभी तक मैं उस पर कोई वीडियो नहीं डाल पाया और आज पुनः मैं वीडियो डालने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आज से अर्थात आज जो है 18 अप्रैल है, मैं पहला वीडियो उसमें डालूँगा और सोच रहा हूँ कि इसमें अब वीडियो डालता रहूँ, कुछ परिश्रम करूँ, जिससे जो है आप लोग तक मेरी ज्ञान का, मेरे शिक्षा का जो भी मेरे पास है, ईश्वर ने जो भी दिया है, उसका आप लोग को लाभ मिल सके। और इस उद्देश्य से मैंने जो है जो यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग क्लास पढ़ाता हूँ, उस कोचिंग क्लास में मैं आपको पता होगा कि 9, 10, 11, 12 की हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, व्यवसाय अध्ययन, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सामाजिक विज्ञान 9, 10 की और बायोलॉजी भी पढ़ाता हूँ 9, 10 में। इसके अतिरिक्त जो है आपको पढ़ाते समय मैं कुछ पौराणिक कथाएँ, यानी कि ईश्वरीय कथाएँ, कुछ ऐसी कथाएँ जिसमें आपको कुछ शिक्षा मिले, कुछ आप लोग उससे सोच के आगे बढ़ें, कुछ उस शिक्षा से कुछ प्रेरक पसंद जो उससे आपको ज्ञान मिले, उसको मैं सुनाता रहता हूँ। जिसका एक ही उद्देश्य होता है कि आप पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे मोटिवेट हों, ऐसी कथाओं से, ऐसी कहानियों से मोटिवेट हों जो आपके विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर सकें। इसीलिए और मुझे कुछ ज्योतिषीय ज्ञान की भी जानकारी है, उसको भी मैं कहीं ना कहीं आपको शेयर करता रहूँगा। जैसा कि मैंने सोचा तो है कि मैं करूँगा, कहाँ तक करूँगा ये ईश्वर जाने, लेकिन मैं करूँगा जरूर। इसके अतिरिक्त नीति व श्रेष्ठ विचार, ये नीति व श्रेष्ठ विचार क्या है? ये ऐसे मोटिवेशनल आइडियाज़ होते हैं, हमको अंदर से प्रेरित करते हैं कि हम कुछ कहानियों को सुन के, कुछ कथाओं को सुनकर, कुछ सपने देखकर अंदर से प्रेरणा लेते हैं कि हम इम्पॉसिबल कार्य को भी पॉसिबल कर सकें, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकें। अगर मोटिवेशनल स्पीच हमारे लाइफ में आते रहते हैं और बार बार हम उसको फॉलो भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर आशा की किरणें बहुत अधिक जागरूक हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और हम कहीं ना कहीं अपने उस इम्पॉसिबल से लक्ष्य को भी पूरा कर लेता हूँ। इसीलिए जो है ये मैं अपने ऑफलाइन क्लास में इन बातों को मैं सम्मिलित करता हूँ, जहाँ पे पौराणिक कथाएँ आती हैं, ज्योतिषीय ज्ञान आती हैं और नीति व श्रेष्ठ विचार आते हैं। जब मैं आपको बताऊँगा, हो सकता है आपको इनसे भी कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ आप अपने लाइफ को कुछ आगे बढ़ा सकें। फिलहाल आज का क्लास जो है मैं बता रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी से। ये हिंदी क्या है? हिंदी जो है एक अनिवार्य विषय है 9, 10, 11, 12 के लिए, और इस हिंदी में एक ग्रामर पोर्शन है जहाँ पे उसका नाम है अलंकार। अलंकार, अब अलंकार क्या है? अलंकार मीन्स होता है सौंदर्य, सौंदर्य होता है, अर्थात इसको कहा जाता है काव्य सौंदर्य के तत्व। हिंदी में एक टॉपिक आता है काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें रस, छंद, अलंकार तीनों का समावेश होता है और उसमें मैं अलंकार की चर्चा करूंगा आज कुछ मिनट के लिए। अलंकार चर्चा, इस अलंकार को बताऊंगा। अलंकार का नाम है सौंदर्य, यानी सौंदर्य को भी एक तत्व है अलंकार। जिस तरह से एक स्त्री आभूषण को पहन लेती है, सुंदर दिखाई लगती है, अपने वास्तविक रूप से अधिक सुंदर हो जाती है, यही काम अलंकार का है। यानी कि शब्दों के द्वारा या शब्द के अर्थों के द्वारा हम किसी काव्य की पंक्तियों में सुंदरता उत्पन्न करें, यानी कहीं कहीं बात को जो है उसको हम ऐसा कहें कि उसमें ऑटोमेटिक एक सुंदरता जो है दृष्टक गोचर हो, जिसको मैं अलंकार कहता हूँ। अलंकार इसी का नाम है कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को, ऐसे शब्द, ऐसे अर्थ जो काव्य के पंक्तियों की सुंदरता को बढ़ा दें, अलंकार कहलाते हैं। अब ये अलंकार की परिभाषा होगी। अब ये अलंकार दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार ऐसे अलंकार जो शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़े। शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़े मतलब क्या? हमें उनका अर्थ नहीं निकालना है, हमें केवल शब्द को देख के ही पता लग जाता है कि हाँ ये शब्द है। शब्द को देखने से ही ज्ञात हो जाता है ये शब्द अलंकार है। जैसे अनुप्रास और इसमें अलंकार। और अर्थालंकार क्या है? जहाँ पे हमें अर्थ निकालने की आवश्यकता पड़े, यानी शब्दों से ही काम नहीं चलेगा, आपको उस पंक्ति का अर्थ निकालना पड़ेगा। अर्थ निकालने के बाद ही आप जो है उसको जानेंगे कि हाँ इसमें कोई विशेष बात उत्पन्न हो रही है, कोई ना कोई सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है जो अलंकार है। तो शब्दालंकार शब्द से हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार अर्थ के द्वारा ही ज्ञात होता है, उसका अर्थ निकालना जरूरी होता है, तभी हम उसको
याद कर पाएंगे। अब जो है बात आती है शब्द अलंकार में पहले अलंकार किसको अनुप्रास कहते हैं। सभी को बात करूंगा। फिलहाल आज मैं अनुप्रास और यमक की चर्चा करूंगा और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इसको मेरे बातों को अच्छे से गौर किया, समझ लिया, तो आपको अनुप्रास यमक बाकी सारे जो भी मेरे क्लास हैं आपको उसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा और आपको याद हो जाएगा। आप इसको जो है लिख सकते हो अच्छे से। तो आता हूँ अनुप्रास अलंकार पे। अनुप्रास अलंकार, जहाँ कोई अक्षर बार बार आए, जहाँ कोई अक्षर बार बार आए अथवा वर्णों की आवृत्ति हो। ये वर्ण क्या होता है? ये वर्ण होता है आ से ज्ञा तक की, इसको हम कहते हैं वर्णमाला। छोटा बड़ा से लेके ज्ञा तक की इसको कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कोई भी एक अक्षर को हम वर्ण कहते हैं। जहाँ पे वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने क्या होता है? बार बार आना। आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी, बार बार आना। तो जहाँ पे कोई वर्ण, कोई आवृत्ति हो अथवा कोई अक्षर बार बार आए, इसको मैंने परिभाषा 2 बार लिखा है। एक शुद्ध हिंदी में परिभाषा ये है, या वर्णों की आवृत्ति हो, या सामान्य हिंदी में जहाँ पे अक्षर कोई बार बार आता हो वो क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। तब कह सकते हैं जहाँ पर किसी काव्य में कोई अक्षर बार बार आता है, एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे हमने इसके लिए आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं। जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं याद ही होगा। पहला एग्जाम्पल आप लोग को बहुत पहले से पता होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। हर लाइन को लिखने के बाद आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? जैसे इसकी बात करें तो कहा जाएगा चार अक्षर, चार अक्षर, चार अक्षर। ये कई बार आया है, इसीलिए अलंकार हो, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा, ये लिखना पड़ेगा। ऐसे ही तरनी तनुजा तट तमाम तरवर बहुत छाए, यहाँ लिखा जाएगा नोट में। इस पंक्ति में तरनी यानी ता अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा। नंबर 3, तनु तड़प तड़प कर तप्त तापनीय त्यागा। मैं चाहूंगा इस लाइन को आप फिर से गौर कर लीजिए। तनु तड़प तड़प कर तप्त तापनीय त्यागा, एक ऐसी लाइन अनुप्रास अलंकार की जो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि जिस कवि ने उसको लिखा है उसने क्या सोच के लिखा होगा। ता अक्षर कितनी बार आया है देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये इसको आधा मान लीजिए, तो इसमें 7.5 ता, 7.5 अगर एक आधा ता को हम आधा मान लें तो 7.5 ता आया है इस छोटे से लाइन में। कुल मिला के 14-15 वर्ण हैं, लेकिन उसमें 7.5 अक्षर ता है। और ये कहाँ का है? ये कैकेयी का अनुताप शीर्षक है मैथिली शरण गुप्त का, कक्षा 12 का। कक्षा 12 में कैकेयी का अनुताप है, उसमें मैथिली शरण गुप्त ने लिखा हुआ है तम तड़प तड़प कर तप तापनीय त्यागा। बहुत ही श्रेष्ठ एग्जाम्पल है, उदाहरण है अनुप्रास अलंकार का। लिखा जाएगा ता अक्षर कई बार आया है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार होगा। फिर मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यहाँ पे माँ अक्षर कई बार आया है। ऐसी बात है, आप जो है इसको अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। माँ अक्षर कई बार आया है। रघुपति राघव राजा राम, कोई काम नहीं आपको याद करने का। जो एग्जाम्पल आपके मन में हो, जो एग्जाम्पल आपको रटाया हो उसे लिखिए। एग्जाम में नहीं कहता है जो आपको कॉपी में हो, जो किताब में हो लिखिए। जो आपको कंठस्थ हो वो एग्जाम्पल लिखिए। बस शर्त होनी चाहिए एक अक्षर कई बार आना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। आता हूँ मैं यमक अलंकार पे। क्या नियम है इसका? हमने 2 बार 2 जगह पे अर्थ लिखा है। एक सामान्य हिंदी का, एक जो है किताबी भाषा यानी कि पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर। जहाँ किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, यहाँ पे शब्द अधिक बार आए, यहाँ पे अक्षर था, यहाँ अक्षर था, यहाँ शब्द है, एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, अथवा शब्दों की आवृत्ति हो। यहाँ पर हुआ था क्या? वर्णों की आवृत्ति हो। यहाँ पे क्या है? शब्दों की आवृत्ति हो। एक शब्द कई बार आए, लेकिन ध्यान रहे उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। शब्दों के अर्थ एक बार नहीं होना चाहिए। इसे मैं बोल दूं, वह बार बार स्कूल जाता है, वह रोज रोज स्कूल जाता है। यहाँ पे रोज रोज बार बार यमक अलंकार नहीं होंगे, क्योंकि बार बार रोज रोज का शब्द एक ही, अर्थ एक ही है कि डेली। लेकिन अगर शब्द 2 आए तो उनके अर्थ भी अलग अलग होने चाहिए। जैसे कनक कनक के सौगुनी मातृका अधिकार, नोट लिखा जाएगा, हर जगह नोट लिखा जाएगा। लाइन अगर एग्जाम्पल आपने लिखा तो नोट लिखा जाएगा कि यहाँ पे कनक कनक शब्द 2 बार आया है। शायद ही आपको याद भी होगा अच्छे से। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना, यानी कि सोना मिल जाए, धतूरा मिल जाए, दोनों के पा जाने से मनुष्य पागल हो जाता है। चाहे सोना मिल जाए अत्यधिक धन, या धतूरा मिल जाए
जो नशा का काम करता है। फिर एग्जाम्पल, लाल चेहरा है नहीं पर लाल किसके, यहाँ पर लाल शब्द 2 बार आया है। पहले लाल का अर्थ है लाल रंग, लाल चेहरा नहीं लाल रंग, चेहरे पे लालिमा नहीं है, लाल रंग नहीं चेहरे पे, और लाल माने पुत्र। पहले लाल का अर्थ लाल रंग, दूसरे लाल का अर्थ पुत्र से है। दूसरा है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, ध्यान दीजिएगा घटा शब्द 2 बार आया है, जहाँ पे पहले घटा क्या कहलाता है, काले बादल, काले विनाशकारी बादल जो कि बहुत ही भयंकर वर्षा करने वाले हैं। और दूसरा क्या है, घटा माने घट गया, कम हो गया, काली घटा का घमंड घट गया, कम हो गया। ये भी किसी रचनाकार ने रचना किया है कि एक उमड़ते हुए बादल, तो सोच रहे थे कि हम पृथ्वी को तहस नहस कर देंगे, इतना पानी बरसाएंगे, लेकिन श्री कृष्ण के कृपा से उनका जो घमंड था वो घट गया। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा, जो भयंकर बादल थे उनकी घमंड जो है तोड़ दिया गया, उनका घमंड घट गया, काली घटा का घमंड घटा। और ध्यान रखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, घा अक्षर 1 बार, घा अक्षर 2 बार, घा अक्षर 3 बार, आप इसको अनुप्रास के ले सकते हैं क्योंकि घा 3 बार आया है, अनुप्रास भी हो सकता है। ठीक है, फिर है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, ये कवि हुए हैं केशवदास, ये कवि केशवदास हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारा एक हिंदी का साहित्य आकाश हो, एक हमारा आकाश हो, कैसा आकाश, साहित्य रूपी आकाश, कैसा, हिंदी का साहित्य आकाश, जिस प्रकार हमारे आकाश में नीले गगन में एक चांद है, एक सूर्य है और तारेगण हैं, ऐसे ही अगर हिंदी का एक आकाश बना हो, उस हिंदी में भी जैसी बात है, एक सूर्य होंगे, एक चंद्रमा होंगे और तारे होंगे। तो सूर कौन, सूर हमारे सूरदास, सूर कौन, सूर हमारे सूरदास। शशि हमारे चंद्रमा कौन, तुलसीदास। और तारे कौन, उड़गन माने तारे, तारे कौन, केशवदास कहते हैं। ये केशवदास की रचना है, केशवदास स्वयं कहते हैं हम जैसे छोटे छोटे कवि तारे हैं। तो केशवदास ने क्या कहा, अगर हिंदी रूपी साहित्य आकाश हो तो उसमें जो है सूर्य कौन है, सूर यानी सूर हमारे सूरदास हैं, चंद्रमा कौन, तुलसीदास। ठीक है ना, और तारे कौन, कह रहे हैं कि हम जैसे छोटे छोटे जो केशवदास रूपी कवि हैं, ये हमारे साहित्य आकाश के छोटे छोटे तारेगण हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे सूर, 2 सूर आया है, एक सूर का मतलब सूर्य, दूसरे सूर का मतलब सूरदास, यानी कि साहित्य आकाश के सूर्य कौन है, सूरदास, चंद्रमा कौन है, तुलसीदास, और उसके छोटे छोटे तारे कौन है, उड़गन माने तारे, तारे कौन है, केशवदास स्वयं कह रहे हैं कि वो छोटे छोटे तारे हम जैसे छोटे छोटे कवि हैं जिनको केशवदास के रूप में तारे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये आज का क्लास समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ आपको ये बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया हूँ। आगे आप लोगों को कितना आया, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करने से प्रवाह मिलती है, एक इंस्पायरेशन मिलता है कि मैंने जो पढ़ा है लोगों को समझ में आ रहा है और लोग जो है उसको लाइक करते हैं। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर इसको जो है बताइएगा, क्योंकि आपके इंस्पायरेशन से, आपकी प्रेरणा से मुझे और हिम्मत मिलेगी, मुझे और पराक्रम मिलेगा और भी अच्छी वीडियो बनाने इसमें। और आपको मैं वादा करता हूँ कि अब आज से मैं प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो जो है रोज़ आपको मिलेगा चैनल पे। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, और नहीं किया है तो जब इच्छा होगी कर लीजिएगा, अगर आपको लगेगा कर लीजिएगा, मैं आपको ये नहीं बातें करूँगा कि आप कर ही लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात आप लोग को जो है मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ सारी वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलेगा, अचानक मिलेगा नहीं, क्योंकि कितना वीडियो बन जाएगा एक दिन में, 1 वीडियो 2 वीडियो, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो मिलते रहेंगे और समय लगेगा, लेकिन ये है कि आपको सारी वीडियो में देता रहूँगा, जो भी मैं टॉपिक लिखा हूँ सब पे जो है वीडियो बना के डालता रहूँगा। और चैनल को अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और मुझे इंस्पायर प्रेरणा देते रहिएगा कि कैसा लगा। ओके, धन्यवाद।